आपके पाठ्यक्रम 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम आरोह पुस्तक की आठवें कवि हैं फिराक गोरखपुरी। इनका मूल नाम है रघुपति सहाय फिराक। ये कहाँ के हैं? गोरखपुर के, इसलिए अपने नाम में क्या लगाते हैं? गोरखपुरी। इनका जन्म कब हुआ है? 28 अगस्त 1896। इनकी शिक्षा कहाँ हुई? रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत, बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, पर स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में पद त्याग दिए। स्वतंत्रता सेनानी भी थे। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक रहे। इनको क्या सम्मान मिला था? गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और इनको सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी मिल चुका है। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं गुले नगमा, बज्म जिंदगी, रंग शायरी, फिर उर्दू गजल गोई। इनका निधन कब हुआ? 1983 में। लिखते हैं, अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साजे गजल। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साजे गजल। नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन, प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर पाए हैं। नजीर अकबराबादी, इल्ताफ़ हुसैन हाली जैसे जिन कुछ शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा है, उनमें से एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी का भी है कि ये किनकी परंपरा में आते हैं? नजीर और हाली की परंपरा में। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। क्योंकि भाषा नई थी, विषय वस्तु नए थे। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। इंसानों के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, उसकी तल्ख सच्चाई आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद और दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया है। उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए विख्यात है। शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं, यानी एक तरह का संवाद प्रमुख होता है शेर में, शायरी में। मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की इसी शैली को साधकर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। इनकी शायरी किससे कहते हैं? जो बात कहते हैं ये आम आदमी या साधारण जन से, क्योंकि ये जिस समय में लिखते थे उस समय में लोग आम लोगों के लिए शायरियाँ करना या कविताएं लिखना प्रारंभ कर चुके थे। प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाते हुए दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है। जिसे हम भौतिक कहते हैं वही दिव्य भी है। और इन्होंने रुबाइयाँ भी लिखी हैं। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी का याद दिलाता है। इनका प्रसंग कैसा है कि जो कि सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी को याद दिलाता है। मुझे चांद चाहिए मैयारी, मैं चंद्र खिलौने ले हों। जैसे बिंब आज भी उन बच्चों के लिए एक मनलुभावन खिलौना है जो वातानुकूलित कमरे में बंद नहीं रहते। जो आम गांव घर के बच्चे हैं उनके लिए यही एक मनलुभावन खिलौना है। मुझे चांद चाहिए मैयारी, मैं चंद्र खिलौना ले हों। ये शहरी जीवन में, शहरी परिवेश में पले बढ़े बच्चे जो वातानुकूलित एसी के कमरे में
बंद रहते हैं, उनके लिए खिलौने के मायने अलग हैं। लेकिन गांव के खुले आंगन में, खुले आसमान के नीचे बड़े होने वाले बच्चों के लिए यही एक मन लुभावन खिलौना है। छत पर चटाई बिछाकर सोते हैं तथा चंदा मामा के नदिया किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से निहाल हैं। मामा भी तो एक साक्षात खिलौना है बच्चों का, खासकर उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भले ना हो, पर चंद्राव रिश्तों का मर्म समझते हैं। एक कठिन दौर है यह। घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। ये आम लोग जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, जिनके पास संपत्ति नहीं है, जिनकी कमाई बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बिल्कुल मध्यवर्गीय लोग, निम्न मध्यवर्गीय लोग, उनके लिए लिखे हैं कि ये कठिन दौर है। घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। लोका देना, घुटनियों में लेकर कपड़े पिन्हाना, गेसुओं में कंघी करना, रूपवती मुखरा, नर्म दमक, जिदियाया बालक, रस की पुतली, ये कुछ विलक्षण प्रयोग हैं हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन के, जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी रूप में पल्लवित करना चाहते हैं। गांधी जी जो हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन को, जिसे हिंदुस्तानी भाषा के रूप में, हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे, ये इनकी भाषा यही है, विशुद्ध हिंदुस्तानी। कहते माँ हाथ में आईना देकर बच्चों को बहला रही हैं, देख आईने में चांद उतर आया है, चांद की परछाई भी चांद ही है, कल्पना की आंख का भला क्या मुकाबला, रूपवती मुखरे पर नर्म दमक लाने के लिए छठे छमासे पर्व त्यौहार पर ही सही कुछ नन्ही फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती है। दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने, राखी में बिजली की तरह चमक रहे लच्छे, रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है, रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं, सावन में रक्षाबंधन आता है, सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से, वही संबंध भाई का बहन से। ये इनकी रुबाइयाँ। तो आंगन में चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पर झुलाती है, उसे गोद भरी। चांद का टुकड़ा कौन? बच्चा। उसको गोद में भर के माँ आंगन में हाथों से झुलाती है, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े। क्या सुंदर बिंब बनाए हैं जो एक बच्चे और उसके माँ के बीच का संबंध है, प्रेम है, माँ के मन में जो बच्चों के प्रति वात्सल्य है। इसीलिए इनको कहा गया है कि सूर्य के समान इनकी वात्सलता में वही सहजता है जो सूर्य की वात्सलता में है। जब सूर्य कृष्ण के लिए लिखते हैं, कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हैं, और कृष्ण और उनकी माँ का जैसा संवाद, जैसी कविता में ढला है, वही इनकी कविता में, इनकी रुबाइयों में हमें देखने को मिलता है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वे रूपवती मुखरे पे एक नर्म दमक, बच्चों के घरौंदे में जलाती है दिए। इनके माँ के चेहरे पर एक नर्म दमक है, और बच्चों के घरौंदे में, जो घरौंदा बनाई है बच्चों के लिए, उसमें दिए जला रही हैं। आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाया है, वो ठुनक रहा है, जिदियाया है किसी चीज़ के लिए। बालक तो हुई चांद पे ललचाया है, ये चांद पे ललचाया है बालक। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है,
रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, राखी के लच्छे। भाई के है बांधती चमकती राखी, चमकती राखी भाई को बांधती है। और ये रुबाइयाँ क्या होती है, इसके बारे में बताया गया है कि रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है जिसमें 4 पंक्तियाँ होती है ना, हर जगह 4 4 4। इसकी पहली और दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मतलब काफिया मिलाया जाता। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में खड़ी भरी हंसी है ना ये, और तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है। अब इसके अभ्यास में क्या है, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। क्या भाव है कि उसको बिजली, राखी के लच्छे को बिजली की चमक, कि जो बिजली की चमक में जो सौंदर्य होता है, जो बिजली के चमक में जो ऊर्जा होती है, जो बिजली के चमक में एक सकारात्मकता होती है, वही राखी के लच्छे में है। खुद का पर्दा खोलने का क्या आशय है। खुद का पर्दा खोलने का आशय, ये तो कविता में कहीं आया नहीं है। आप लोग सोचें इसको पहले। गोदी के चांद और गगन के चांद का क्या रिश्ता है, इसका टिप्पणी करना है। सावन की घटाएं और रक्षाबंधन का पर्व, इस पर टिप्पणी करें। कविता के आसपास क्या है। इन रुबाइयों से हिंदी, उर्दू और लोक भाषा मिले जुले प्रयोगों को छांटिए। हिंदी के शब्द, उर्दू के शब्द, लोक भाषा के शब्द को छांटने के लिए कहा जाए। आपसदारी, इसमें कहता है कि नीचे दी हुई कविताओं को पढ़िए और दी गई रुबाई में समानार्थी पंक्तियां ढूंढिए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हों, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमर कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, शीश उतारे भूई धरे तब मिली हैं करतार। और इनका शब्द छवि क्या है, लोका देना, उछाल उछाल कर प्यार करने की एक क्रिया। और लोकना, हई है ही, सब मतलब रात।